If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम न्यूटन सेकेंड लॉ, सिंगल आइसोलेटेड बॉडीज और एक सिस्टम ऑफ बॉडीज जिसको हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहा था, कैसे अप्लाई करेंगे यहां तक बातें सीख चुके हैं। आज हम सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉडीज पर न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे इस बात की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा काम आएंगे। सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉडीज़ के मोशन को कई बार हम कांस्टेंट मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स में हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन चीज़ों की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक जो आइडियाज़ हमने डेवलप किए हैं उनको ब्रीफ में रिवाइज कर लें। न्यूटन सेकेंड लॉ इन एन इनर्शियल फ्रेम। अब जैसे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि न्यूटन सेकेंड लॉ केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए ही एप्लीकेबल है। इनफैक्ट ऑल द थ्री लॉज ऑफ न्यूटन आर एप्लीकेबल और वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स ओनली with the assumptions that when we say force, it means a real force. A real force is a force created by physical interaction of two bodies. Now, what the law is, suppose here you can see there is a body and there are forces acting F1, F2, Fi, F, and there are several forces, up to n forces are acting on this body. And let under these forces, this body is accelerating in this way. So here we show ma vector. अब ये जो डायग्राम था बॉडी एंड उस पर लगने वाली सारी रियल फोर्सेस, इसको हम बोलते थे फ्री बॉडी डायग्राम या एबीडी। एंड बॉडी और उस पर एम ए ये शो कर दिया, इसको हम बोलेंगे काइनेटिक डायग्राम। एंड एम ए वैक्टर है, इसको एक नाम दिया गया इफेक्टिव फोर्स, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। एंड हाउ यू कैन राइट द न्यूटन सेकेंड लॉ, समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। एम ए इज इफेक्टिव फोर्स ऑफ द बॉडी। Newton's second law for a system of particles. Net external force on a system of particles is equal to the sum of all the effective forces associated with particles included in the system. An effective force associated with a particle is the product of its mass and acceleration vector. और जैसे इफेक्टिव फोर्स की बात की थी, अब यह क्या है, ये इस पार्टिकल पे ये एम में इफेक्टिव फोर्स है और ये सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं। एंड हाउ वी कैन से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सपोज हमने फर्स्ट पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स F1 ले लिया, सेकेंड पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स F2, ऐसी ith पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स Fi। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हुआ ith पार्टिकल पर उन सारी बॉडीज से लगने वाले फोर्स जिनको हमने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है। एंड वी नो दैट सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस का टोटल सम नल वेक्टर होता है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, समेशन Fi इज इक्वल टू समेशन MiAi, दैट इज सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स ऑन एवरी पार्टिकल। हियर MiAi इफेक्टिव फोर्स ऑफ द ith पार्टिकल, और ये सारे पार्टिकल्स का MiAi वेक्टर्स, ये प्रोडक्ट जो है इसका सम लिखना है। इट मीन्स इट इज सम ऑफ ऑल द इफेक्टिव फोर्सेस। The whole system or a part, all the bodies of which move with equal accelerations, can be treated as a single rigid body. एक आइडिया और लिया था कि अगर किसी सिस्टम में, सेटअप में बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से चल रही हो तो उस सिस्टम को हम एक रिजिड बॉडी ले सकते थे, सिंगल रिजिड बॉडी, जिसको कंपोजिट बॉडी का भी नाम दिया था। नाउ वी कैन हैव सम मॉडिफिकेशन, एडवांटेजेस मॉडिफिकेशन दिस व्हाट, द होल और ऑफ सिस्टम और ए पार्ट। हो सकता है कि सिस्टम में पूरा सिस्टम के सारी बॉडीज सेम एक्सेलरेशन चल रही हो या उसकी कुछ बॉडीज सेम एक्सेलरेशन चल रही हो, ए पार्ट। तो जितनी बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से चल रही होंगी उतने पार्ट को हम एक सिंगल रिजिड बॉडी एज्यूम कर सकते हैं। अगर सिस्टम की सारी बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से हैं तो पूरे सिस्टम को एक सिंगल रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड इन दिस वे वी कैन राइट हियर Ai इज इक्वल टू ए, मीन्स हर बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है। सो समेशन Fi इज इक्वल टू समेशन Mi इन ब्रैकेट इनटू ए। सो दिस, ये पूरा मास जो एक ब्रैकेट में लंप हो गया, व्हाट इट शोज दैट इज ए मास ऑफ सिंगल बॉडी। सो अप टू दिस वी हैव कवर्ड इन लास्ट लेक्चर। नाउ वी try, and regarding constant motion we have dealt in kinematics.
अब जिन बॉडीज में जिन सिस्टम में कांस्टेंट मोशन की बात होगी, ऐसे कुछ सिंपल एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, बट आज हम सिंपल एग्जांपल से थोड़े एडवांस एग्जांपल तक जाएंगे और कैसे इन सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। Example 1. In a system shown, the blocks A and B can slide on a frictionless horizontal floor. If block B is pulled by a force F equal to 10 Newton, find accelerations of the blocks and the tension in the string. And this is the system. You can see that is block A, block B. ये pulley block B से attached है, ये pulley block A से attached है, and now string passes from here and round this pulley, goes here and round the pulley to A and then attached to block B. And it is not mentioned anything special regarding pulley and string, so we have to treat them an ideal one. There is no friction. So it is obvious, if you pull this block here on that side, both the blocks will move towards right. So let us first, now if you try to analyze it, how many unknowns will be there? आप एक बार देखें इसमें अननोन क्या क्या होंगे। एक तो अननोन होगा इसका एक्सेलेरेशन बी का, एक अननोन होगा ए का एक्सेलेरेशन, और एक अननोन होगी स्ट्रिंग टेंशन। इट मींस वी हैव थ्री अननोन, एंड इफ देयर आर थ्री अननोन्स we need three independent equations. I'm saying three independent equations. And now if you straightforwardly apply Newton's law, what you get? One equation for this block and one equation for this block in x component. Of course, from Newton's law, if you apply on a body, we can get maximum three equations. वन इन एक्स कंपोनेंट, वन इन वाई कंपोनेंट एंड वन इन जेड कंपोनेंट। अब यहां देख सकते हैं इसमें इनका पूरा मोशन केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसको हम एक्स बोल दें, तो केवल एक्स कंपोनेंट की एक इक्वेशन बी के लिए, एक इक्वेशन ए के लिए, दो इक्वेशन मिली। स्टिल वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वन इक्वेशन, और ये इक्वेशन है कांस्टेंट रिलेशन। इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो ऐसे सिस्टम जहां पे बॉडीज इंटरकनेक्टेड हो, उनके एक्सेलरेशंस के बीच का एक कांस्टेंट रिलेशन हो, उसकी हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी ही। तो व्हाट आई एडवाइज यू, फर्स्ट डेवलप द कांस्टेंट इक्वेशन, और इसके एडवांटेज भी होंगे। ये कांस्टेंट इक्वेशन को हम किस तरह से यूज कर लें, इससे कई बार हमारी मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस बहुत सिंपल हो जाएंगी। सो लेट अस फर्स्ट थिंक अबाउट कांस्टेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। कांस्टेंट रिलेशन, what is constant? Just see here, we can assume here that is reference, इस जो फिक्स पोल है इसको रेफरेंस अज्यूम कर लें, एंड ये पुली का एक्सेल है, इसको ब्लॉक ए की पोजीशन अज्यूम कर लें, क्योंकि जितना ब्लॉक मूव करेगा उतना एक्सेल मूव करेगा। ऐसे इस पुली के एक्सेल को ब्लॉक बी की पोजीशन मूव कर लें, एंड कांस्टेंट इज सम ऑफ ऑल द वेरिएबल पोर्शंस ऑफ द स्ट्रिंग इज ए कांस्टेंट। स्ट्रिंग के जितने भी वेरिएबल पोर्शंस हैं सबका सम एक कांस्टेंट होगा। क्यों? जो नॉन वेरिएबल पोर्शन है वो तो कांस्टेंट है ही। नॉन वेरिएबल पोर्शन कौन कौन से हैं? एक तो देखिए यहां से यहां तक, फिर ये पुली जितना इस पर रैप होगी और जितना इस पर रैप होगी। अब इन फैक्टर्स को जब हमने कांस्टेंट मोशन की बात की थी तो उसमें डेवलप किया था, इक्वेशन में लिया था, और बाद में आपको मालूम है कि वो जो कांस्टेंट इक्वेशन होती है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है वेलोसिटी रिलेशन से फाइंड करने के लिए, और एक्सेलरेशन से फाइंड करने के एक्सेलरेशन के लिए दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये कांस्टेंट टर्म हो ना, ये जीरो हो जाती हैं, तो हम इनको काउंट नहीं करते, केवल सिंपल लिख लेते हैं सम ऑफ वेरिएबल पोर्शंस। अब इसमें वेरिएबल पोर्शन कौन कौन से हैं? अब देखिए यहां से यहां तक ये और यहां से यहां तक ये, तो एक्स ये दो बार आया, दिस एक्स है एंड दिस एक्स है। सिमिलरली यहां से यहां तक वेरिएबल पोर्शन है, ये वेरिएबल पोर्शन है और ये वेरिएबल पोर्शन है, और तीनों एक्स बी इक्वल हैं, सो 3xb। सो व्हाट इक्वेशन वी हैव? 2xa प्लस 3xb, 2xa प्लस 3xb equal to L. Now here L is a constant. L is not equal to length of the string. So and ये सब आइडिया हमने कांस्टेंट मोशन में एक बार देख रखे थे। अगर इन आइडियाज पे कहीं जरा सा भी आपको डाउट हो रहा हो या कंफ्यूजन हो रहा हो तो कांस्टेंट मोशन का लेक्चर एक बार दोबारा देख लें। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट ट्वाइस, यू कैन डबल डॉट, हम एक सीधे एक्सेलरेशन रिलेशन चाहिए तो हम सीधे दो बार डिफरेंशिएट कर दें। सो व्हाट यू गेट हियर, 2xa double dot plus 3xb double dot is equal to 0. And what we assume? Assuming accelerations of both the blocks towards the right,
we substitute x double dot is equal to minus a of a and x b double dot is equal to a of b to write the required constant relation. अब क्यों ये जो एक्सलेशन यहां शो कर दिया, अब देखिए a of b इस तरफ जा रहा है और a of a इस तरफ जा रहा है. a of b इज इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ xb या xb की डायरेक्शन में ही है, तो ये xb डबल डॉट पॉजिटिव आएगा और a of b xa की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो x से डबल डॉट माइनस a of a आएगा. तो अगर जैसे रखेंगे माइनस 2a of a प्लस 3a of b इक्वल 0, सो वी कैन राइट 2a of a इज इक्वल टू 3a of b. दैट इज रिक्वायर्ड कांस्टेंट रिलेशन. अब जैसे आप देखें जहां पे पुली और स्ट्रिंग्स आ रही थी, वहां हम एक बड़ी नेसेसरी स्टेप करते थे, ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग टेंशंस. सो लेट अस डू दैट वन, ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग टेंशंस. अब ये वापस हमने सेट रिज्यूम कर लिया. मान ली यहां टेंशन टी शो कर दिया, तो ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी होगी और यहां ये वाला पॉइंट इधर इसको पुली को टुवर्ड्स राइट टी से पुल कर रहा होगा. अब ये पुली आइडियल है तो इसके दूसरी तरफ उतनी ही टेंशन होगी, तो ये रस्सी भी पुली के स्पाइन को टी से पुल कर रही होगी. अब यहाँ है तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स सेम होगी यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट पे ये पुली ये स्ट्रिंग पुली के स्पाइन को टेंशन टी से टुवर्ड्स लेफ्ट पुल कर रही होगी. अगेन दिस पुली इज आइडियल, सो वी हैव दिस टी अगेन. वैसे एक टी आप यहाँ भी शो कर सकते हैं, बट हमें इस पोल का मोशन एनालाइज नहीं करना, तो हमें ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का मोशन एनालाइज करना है. तो स्ट्रिंग टेंशन के ट्रांसमिशन में हमने उन्हीं टेंशन को शो किया जो इन बॉडीज पे लग रही है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अब देखिए हमने इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए पहला स्टेप क्या लिया, कांस्टेंट रिलेशन डेवलप किया. दूसरा स्टेप ये स्ट्रिंग ट्रांसमिशन, एंड नाउ वी अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ ऑन द ब्लॉक ए. अब देखिए ब्लॉक ए पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे. नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एफबीडी. ये पुली ब्लॉक ए से अटैच्ड है, तो पुली को आप यहां शो कर सकते हैं. सो हियर टेंशन टी एंड हियर टेंशन टी. देन नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, लेट्स कॉल Na, and weight of this block, the mass was 2 kg, so weight is 20 Newton, equal to, that is Ma vector. Again, while drawing the kinetic diagram, it is not necessary to redraw the body. अगर body simple है redraw कर लें, otherwise simply show the Ma vector. अब ये सारे वेक्टर्स देखें तो ये या तो वर्टिकल हैं या हॉरिजॉन्टल हैं. सो इफ यू चूज एक्स वाई इन दिस वे. अब देखिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिएंटेशन कैसे लिया था, ये भी स्टैटिक्स एनालाइज करते हुए देखा था, और उस टाइम एक बात का ध्यान रखना पड़ता है. एंड आई एम अगेन रिपीटिंग द गाइडलाइंस बिकॉज उन सारी गाइडलाइंस को आज हम बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे और उनमें जहां तक कोई भी डाउट है उसको रिमूव करेंगे. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू ओरिएंट द कोऑर्डिनेट सिस्टम. Orientation of coordinate system should be such that maximum number of forces or effective forces or vectors from LHS and RHS here and here must fall along the axis. मतलब इस तरफ और इस तरफ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग आए. तो अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में तो हमने एक्स वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले लिया. अगेन देयर इज नो नीड टू राइट इक्वेशन वाई डायरेक्शन, हमको जरूरत नहीं है, तो चाहे तो ना लिखें उसको, लेकिन यह इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक्स के अलोंग है. सो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स. व्हाट इज सजेस्ट, दैट इज 2t इज इक्वल टू 2a ऑफ a. सो a ऑफ a इज इक्वल टू t और t इज इक्वल टू a ऑफ a, इक्वेशन नंबर 2. एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारी कांस्टेंट की थी. एंड सिमिलरली वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन द ब्लॉक बी, NLN ऑन द ब्लॉक बी. सो वी कैन ड्रॉ द FBD. ब्लॉक बी पे देखिए पुली इस तरफ थी, तो टेंशन टी यहाँ पे, टेंशन टी यहाँ पे और एक स्ट्रिंग टी यहाँ अटैच थी, टेंशन टी यहाँ पे. सो विल बी 3 टेंशंस एंड ये अप्लाइड फोर्स, दिस टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, एंड द नॉर्मल रिलेशन फ्रॉम ग्राउंड एंड इट्स वेट, मास वाज 3 kg, सो वेट इज 30 न्यूटन. अगेन हियर इफेक्टिव फोर्स और काइनेटिक डायग्राम में Ma वेक्टर इस तरफ आएगा, मास 3 एंड A ऑफ B. अब देखिए यहां भी हमें y डायरेक्शन की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, तो हम केवल समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स की बात करेंगे. सो लेट अस डिनोट द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब देखिए यहां हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजुअल एक्स हॉरिजॉन्टल एंड y वर्टिकल रखने से काम हो गया. एंड मोस्ट ऑफ सिचुएशन में ऐसा ही होगा, बट कहीं कहीं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमें कोई स्पेशल ओरिएंटेशन भी लेना होगा. एंड विल सी लेटर हम किन किन प्रॉब्लम्स में कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओरिएंट करना पड़ता है. सो हियर इन एक्स डायरेक्शन,
summation fx is equal to mx. So in x direction there is 10 Newton and minus 3t. So 10 minus 3t is equal to 3a of b. So we have this third equation. Now how we can solve? See, substituting expressions for acceleration a of a and a of b from equation 2 and 3 in equation 1. अब देखिए तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो एक काम करें, जो कांस्टेंट रिलेशन की इक्वेशन है उसमें इन इक्वेशन से एक्सेलरेशंस की जो एक्सप्रेशन आई टी की टर्म्स में रख दें, तो आपकी उस कांस्टेंट रिलेशन जो इक्वेशन कन्वर्ट होगी उसमें केवल एक ही अननोन होगा टी. अब वो टी इजीली फाइंड हो जाएगा और उस टी को अगेन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे. ऐसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स में ट्राई किया था. एंड इस टाइप की सिचुएशन में मोर देन 2, 3, 4 इक्वेशंस जब भी होंगी तो ये मैथमेटिकल प्रोसीजर आपको सबसे आसानी से आंसर देगा. सो व्हाट वी हैव 2a ऑफ a, तो t आ गया, इसको 3a ऑफ b. a ऑफ b इज व्हाट 10 upon 3 minus t, this one. So if you solve it, what you get? T is equal to 2 Newton. Now if we substitute here, so a of a is 2 meter per second square and 10 minus 6, 4 upon 3, a of b is 4 by 3. Substituting t is equal to 2 Newton, equation 2 and 3 we get a of a is equal to 2 meter per second square and a of b is equal to 4 by 3 meter per second square. So that was the idea. Again, what I suggest you, in this question you can try one more thing which we develop and which idea we discuss in later problems. आप पूरे सिस्टम पर अगर न्यूटन लॉ एक साथ अप्लाई करते तो क्या एडवांटेज आता. Examples 2. In the setup shown, a block A of mass 2 kg is placed on a frictionless rectangular block B of mass 3 kg, which is placed on a frictionless horizontal floor. They are interconnected with the help of a light string and ideal pulleys. A block A is pulled horizontally towards the right with a force of 10 Newton. Find accelerations of both the blocks. See in this way, ये 10 Newton फोर्स लगा है, ये ब्लॉक, ये ब्रैकेट टाइप ब्लॉक है. यहाँ पे आप देखिए एक पुली इस ब्लॉक से यहाँ अटैच्ड है, यहाँ अटैच्ड है. ये स्ट्रिंग यहाँ से गई, इस पुली से पास हुई, इस पुली से पास होती हुई इन दो पुली से पास हुई, जो ये दो पुली फिक्स वॉल पे अटैच्ड है. अगेन ये स्ट्रिंग यहाँ, तो जब इसको पुल करेंगे हम तो स्ट्रिंग टी में टेंशन आई, ये टेंशन टी यहाँ से ट्रांसमिट होती हुई वापस ब्लॉक ए पर टुवर्ड्स लेफ्ट अप्लाई होगी. तो एक्चुअली ब्लॉक ए टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सलेट होगा, अब ब्लॉक बी टुवर्ड्स राइट. अगेन वी कैन नॉट से व्हाट इज एक्सेलरेशंस रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लॉक्स. तो अगेन हमारा पहला काम होगा कांस्टेंट रिलेशन फाइंड करना. हमने स्टेप समराइज करें. फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट रिलेशन फाइंड करें. सेकंड ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग टेंशन कहाँ कैसे जाके लगी. एंड थर्ड अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ. और न्यूटन सेकंड लॉ एक प्रॉब्लम के बाद हम अगेन जिससे जो हमारे पास सेटअप है उन पे एक इंडिविजुअल बॉडीज पर भी अप्लाई करेंगे और पूरे सिस्टम पर भी अप्लाई करके देखेंगे कि कहाँ पूरे सिस्टम पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने पे एडवांटेज होता है. एंड व्हाट आई एडवाइज यू इन दीज टू प्रॉब्लम्स, जब तक हम न्यूटन सेकंड लॉ पूरे सिस्टम पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप इस लेक्चर के बाद इन प्रॉब्लम्स में भी न्यूटन सेकंड लॉ पूरे सिस्टम पर अप्लाई करके देखें. सो फर्स्ट हम कांस्टेंट रिलेशन की बात करते हैं. सॉल्यूशन कांस्टेंट रिलेशन सिस्टम अगेन बना दिया. एंड हाउ वी कैन राइट हियर, अब यहाँ पे इस वॉल को ही रेफरेंस ले लें. सो दिस शोज पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए एंड यहाँ पे हम ले लें दिस शोज पोजीशन ऑफ ब्लॉक बी इस एक्सेल को. अब अगर इसमें अगेन कांस्टेंट वही होगा, सम ऑफ ऑल द वेरिएबल पोर्शंस ऑफ द स्ट्रिंग इज ए कांस्टेंट. अब स्ट्रिंग के वेरिएबल पोर्शन कौन कौन से हैं. आप देखिए ये वर्टिकल पोर्शन और ये वर्टिकल पोर्शन वेरिएबल नहीं है. ये ब्लॉक कहीं भी जाए, यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये यहाँ तक की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कांस्टेंट रहेगी. तो वेरिएबल पोर्शन कौन कौन से, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, फर्स्ट वेरिएबल पोर्शन वी कैन से एक्स ए, फ्रॉम हियर दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन. ये पोर्शन बीच में कांस्टेंट होगा तो उसको अगर हम लिखते भी हैं तो डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा.
तो एक वेरिएबल पोर्शन क्या होगा, फ्रॉम हियर दिस एंड दिस, सो टोटल एक्स है। तो यहाँ पे इस x से अगर एक बार लिखते हैं तो ये और ये दोनों काउंट हो गए। नेक्स्ट बचा ये, तो केवल वन टाइम विल फाइंड एक्स बी। सो व्हाट वी हैव, सम ऑफ ऑल द वेरिएबल पोर्शंस ऑफ द स्ट्रिंग इज ए कांस्टेंट। According to that, what we can write here, xa plus xb is equal to L. And here L is a constant. It is not equal to length of the string. Please take care of this. Now, if you differentiate twice in equation, what you get? Xa double dot plus xb double dot equal to 0. अब अगर एक्सलेशंस की बात करें तो ऑब्वियस है, ब्लॉक बी को हम टुवर्ड्स राइट पुल करें तो ब्लॉक बी एक्सलेट होगा टुवर्ड्स राइट, एंड ब्लॉक ए पर केवल टेंशन स्ट्रिंग होगी जो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, तो ब्लॉक ए एक्सलेट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ए का एक्सलेशन टुवर्ड्स लेफ्ट मान लें ए ऑफ ए, और बी का एक्सलेशन टुवर्ड्स राइट अज्यूम कर लें ए ऑफ बी। अब देखिए, जहां एक्सलेशन के डायरेक्शंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो वहां एक्सलेशंस को डायरेक्शन से अज्यूम कर लें, और जहां डायरेक्शंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो वहां डायरेक्शन अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी डायरेक्शन ले लें एंड ऑटोमेटिकली अगर आपने डायरेक्शन अपोजिट लिया है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। So what we take here, assuming accelerations of the blocks as shown, we substitute x a double dot is equal to minus a of a and x b double dot is equal to a of b to obtain the required constant relation. What a? अब देखिए a of इधर लिया तो x a के अपोजिट है तो माइनस एक्स डबल डॉट आएगा। a of b हमने टुवर्ड्स इधर लिया तो एक्स बी की डायरेक्शन में ही है, सो व्हाट इट विल बी प्लस एक्स बी डबल डॉट। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर व्हाट यू टेक, a of a is equal to a of b. इक्वेशन 1 मीन्स दोनों ब्लॉक्स के एक्सलेशन मॉड्यूलस सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। टेक केयर ऑफ दिस। यहां एक्सलेशन मॉड्यूलस सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों, इसका मतलब दोनों सेम एक्सलेशन से एक्सलेट नहीं हो रही है, इसलिए पूरे सिस्टम को एक रिजिड बॉडी नहीं ले सकते। उसमें कंडीशन क्या थी, बार बार मेंशन किया था, इफ ऑल द बॉडीज आर मूविंग विद द सेम एक्सलेशन दैट इज देयर इज नो रिलेटिव एक्सलेशन बिटवीन देम, मतलब एक्सलेशन वेक्टर सबके सेम होने चाहिए। तो यहाँ एक्सलेशन वेक्टर्स अपोजिट हैं, सो इस पूरे को हम एक सिस्टम, एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। नाउ लेट अस अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ वन बाय वन ऑन बोथ द बॉडीज। अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने से पहले किस बॉडी पे टेंशन किधर लग रही होगी इसकी जरूरत होगी, तो इसलिए मैंने, आप देखिए, हमने टेंशन का जो ट्रांसमिशन होता है उसको सेकेंड स्टेप बना लिया। मान लो कभी आप भूल भी रहे होंगे इसको, तो ऑटोमेटिकली इसको आपको पहले करने, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई से करने से पहले ये स्टेप आपको करनी ही होगी। सो अगेन वी ड्रॉ द डायग्राम हियर। इस पे टेंशन टी इस तरफ, नाउ यहाँ टेंशन टी इस तरफ, अगेन यहाँ पे अपवर्ड, एंड ये पॉइंट रस्सी इसको नीचे की ओर खींच रही होगी, और ये रस्सी इस पुली को इधर खींच रही होगी दिस वे, एंड ये रस्सी इसको इधर खींच रही होगी दिस वे, अगेन दिस वे एंड हियर ये इसको टुवर्ड्स राइट पुली को पुल कर रही होगी, और फिर ये पॉइंट इस ब्लॉक को इधर पुल कर रहा होगा। ऐसे देखो, बहुत एक अटेंशन देने वाली बात वो ये है कि जब आप बी के मोशन कंसिडर करेंगे तो बी पर पुली, ये पुली अटैच्ड है, ये पुली अटैच्ड है, तो ये टेंशन जो है इस पुली पर डाउनवर्ड और इस पुली पर अपवर्ड, तो ये टेंशन बेसिकली ब्लॉक ए पर ही लग रही है, ई वाली नीचे की ओर, ई वाली ऊपर की ओर, दोनों का सम 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखें, ये टेंशन टी इधर और ये टेंशन टी इधर, ये दोनों कैंसिल कर लेंगे, ओनली सिंगल टेंशन विल बी रिमेनिंग। सो अगेन वी आर कमिंग हियर, एनएलएम ऑन द ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए की बात करें तो ब्लॉक ए पर केवल एक ही टेंशन है टुवर्ड्स लेफ्ट, सो वी शो इट टेंशन फोर्स, then normal action from the block B, and on A, NA, and its weight, its mass was 2 kg, so 20 Newton, equal to its effective force, like kinetic diagram, 2A of A. So what we can write here, यहाँ भी अगर देखिए सारी forces vertical या horizontal हैं तो coordinate system x y, y vertical x horizontal से हमारा काम चल जाएगा। Again there is no need to write y component equation. Let us write first x component. Summation fx is equal to max. So what it shows, t is equal to 2a of a. Equation 2. y component equation लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो क्या आता, na minus 20 is equal to 0. Now NLM on the block B. ब्लॉक बी का एफबीडी बनाएंगे तो आप देखिए इसमें टेंशन फोर्स शो कर दिया, एंड ये टेंशन टी,
ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी। अब इसमें देखिए ये दोनों टेंशन कैंसिल हो गई, ये दोनों टेंशन कैंसिल हो गई, केवल एक टी इधर बचा और 10 न्यूटन। तो एक्स डायरेक्शन में केवल दो ही फोर्स बचे हैं, वाई डायरेक्शन में एन ऑन बी मीन्स फ्रॉम ग्राउंड डायरेक्शन क्या इसके बॉटम पे लगेगा, और इसका वेट मास 3 kg था तो 30 न्यूटन इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स और काइनेटिक डायग्राम 3a ऑफ b। इसका एक्सेलरेशन हमने इधर जूम के लिए था 3 मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अगेन वी हैव टू राइट ओनली x कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन। सो समेशन fx इज इक्वल टू max 10 minus t is equal to 3a of b. Equation 3. Now what we can do, from equation 1, 2 and 3 we can find solution, and I'm writing मैं आपको इन equations का solution आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ. You can find answers will be t is equal to 4 Newton, a of a is equal to 2 meter per second square towards the left, and a of b is again the same 2 meter per second square but towards the right. So this was the simple problem again. Now let us come on the next example. Example 3. In the setup shown, masses of the blocks A, B and C are 2m, 3m and 3m by 2 respectively. Find the acceleration of each block if the system is set free. So this is situation. Again, what we do, we follow the same step. First we write constant, then string transmission, and then apply Newton's second law on each body separately. So first we write constant relation. Constant relation ये string constant है, तो again we assume the position coordinates, A का यहाँ से assume कर लेंगे, B का यहाँ से, C का यहाँ से और पुली का भी यहाँ से assume कर लेंगे. But constant equation लिखने का basis क्या होगा? Sum of all the variable portions of a string is a constant. यहाँ दो स्ट्रिंग हैं तो दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे. तो हम पहले इन ब्लॉक्स के पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लें. ए के लिए एक्स ऑफ ए, बी के लिए सीलिंग से एक्स ऑफ बी और पुली के लिए सीलिंग से एक्स ऑफ पी एक्स ले लिया और सी के लिए सीलिंग से एक्स ऑफ सी. अब अगर हम पहली स्ट्रिंग लें फ्रॉम ब्लॉक ए टू पुली पी, द स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक ए एंड पुली पी. अब इस स्ट्रिंग के लिए देखिए ये यहां से यहां तक, तो इसके वेरिएबल पोर्शन कौन कौन से हैं? एक तो एक्स ए ये और ये लेंथ, इसको एक्स पी बोल देंगे. सो व्हाट इज एक्स ए प्लस एक्स पी इज इक्वल टू L1. अगेन टेक केयर, L1 इज नॉट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज व्हाट सम ऑफ ऑल द वेरिएबल पोर्शंस, और ये कांस्टेंट होगा. सिमिलरली वी कैन राइट द स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक बी एंड सी, बी को सी से कनेक्ट करने वाली. तो इसके वेरिएबल पोर्शन एक तो ये है और एक ये है. अगर इस वेरिएबल पोर्शन की बात करें तो ये एक्स बी माइनस एक्स पी से डिनोट होगा और ये पोर्शन एक्स सी माइनस एक्स पी से. तो दोनों वेरिएबल पोर्शन क्या हुए? एक्स बी माइनस एक्स पी प्लस एक्स सी माइनस एक्स पी. सो एक्स बी माइनस एक्स पी प्लस एक्स सी माइनस एक्स पी इज इक्वल टू L2. L2 is again a constant. Now rearranging the term, what we get here, xb plus xc minus 2xp is equal to L2. Now we differentiate twice both the equations with respect to time. So this double derivative. So xa double dot plus xp double dot is equal to 0, and here xb double dot plus xc double dot minus 2xp double dot is equal to 0. Now what we do, इन दोनों इक्वेशन से xp डबल डॉट एलिमिनेट कर दें. सो एलिमिनेटिंग xp डबल डॉट फ्रॉम द अबाउट टू इक्वेशंस, व्हाट वी गेट? xp डबल डॉट माइनस एक्स से आएगा तो यहाँ माइनस एक्स से रख देंगे, 2xa डबल डॉट हो जाएगा. सो व्हाट वी गेट हियर, 2xa डबल डॉट प्लस xb डबल डॉट प्लस xc डबल डॉट इज इक्वल टू 0. अब इन डबल डेरिवेटिव्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा कौन सा ऊपर जाएगा. So let us assume all the blocks to be accelerated downward. ऐसा assume कर लें, जिसको ऊपर जाना होगा उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा. So what we assume here, assuming all the accelerations to be downward, we substitute xa double dot is a of a, xb double dot is a of b, and xc double dot is a of c. ये सारे डेरिवेटिव पॉजिटिव में आएंगे to obtain the required constant relationship. Now let us show the accelerations. ये सब ले लिया. अब देखिए x
ये ए ऑफ ए एक्स की डायरेक्शन में है तो इसलिए प्लस में आएगा डबल डेरिवेटिव, ए ऑफ बी एक्स बी की डायरेक्शन में है इसलिए प्लस आएगा, और ए ऑफ सी भी एक्स सी की डायरेक्शन में इसलिए प्लस आएगा, तो तीनों प्लस में आएंगे। सो व्हाट यू गेट हियर 2a of a plus a of b plus a of c is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। वेरी सिंपल कंस्ट्रक्ट रिलेशन। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग टेंशंस। सो ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग टेंशंस, सेटअप एक टेंशन टी यहां जूम कर लें, तो अब देखिए टेंशन टी, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी होगी, तो यहां पर इस पुली के स्पाइन को ये रस्सी नीचे की ओर टी से पुल कर रही होगी, और ये पुली आइडियल है तो इसके इस तरह भी टेंशन टी होगा, और यहां रस्सी इसी टेंशन टी से इसको ऊपर पुल कर रही होगी। अब ये रस्सी दूसरी, इसमें टेंशन कुछ और होगी, जैसा हमने क्लिप में या पिछले क्लासेस में कई बार कर चुके थे, ये पुली का मास 0 है, इसलिए इस पर नेट फोर्स का सम 0 होगा। दिस पुली इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, प्लीज टेक केयर ऑफ। कई बार बात होती है कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि नेट फोर्स 0 तो इक्विलिब्रियम होगा, नॉट नेसेसरी। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है एक्सेलरेशन इज 0। अब देखिए यहां इस पुली पर नेट फोर्स 0 है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? दिस पुली विल हैव एक्सेलरेशन, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, बट नेट फोर्स 0 है, क्यों? इसका मास 0 है। सो यहां अगर टी है, यहां टी है, तो यहां टेंशन 2t होगा। अभी 2t यहां से ट्रांसमिट होते हुए इस ब्लॉक पर यहां 2t अपवर्ड लगेगा। सो ये हमने स्ट्रिंग ट्रांसमिशन की बात कर ली। अब देखिए बीच में जो मूवेबल पुली होंगी उनके इक्विलिब्रियम की हम इक्वेशन अब आगे से अलग से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पिछली क्लास में कई प्रॉब्लम में ऐसा किया था। अब इसको हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेप होगी, ये जहां बीच में पुली होंगी वहीं पे ये टेंशन, ये टी इधर है, टी इधर, 2t इधर शो कर देंगे। तो एक जगह न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने से हम अपना टाइम सेव कर लेंगे। द नेट फोर्स ऑन द मूवेबल पुली इज ए नल वेक्टर, स्टिल इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो प्लीज टेक केयर ऑफ, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब इक्विलिब्रियम की बात होती हो तो उसको इस तरह मत आइडेंटिफाई करें कि नेट फोर्स 0 होगा। इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने की कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ, एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन नेट फोर्स 0 दो कंडीशन हो सकता है, एक्सेलरेशन हो और मास 0 हो तो भी नेट फोर्स 0 होगा, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। सो इस बात को थोड़ा स्ट्रेस किया यहाँ पे। नाउ वी अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑन ईच बॉडी सेपरेटली। एन एलिमेंट ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए का अगर एबिलिटी देखेंगे तो 2t अपवर्ड एंड mAg डाउनवर्ड। ए का मास था ट्वाइस ऑफ 2m, तो 2mg डाउनवर्ड इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम 2ma, क्योंकि ए का मास है 2m। सो अगेन हियर अगर आप देखें तो यहाँ पे केवल वर्टिकल डायरेक्शन इक्वेशन लिखनी है, तो जरूरी नहीं हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम शो करें। जहां पे सब कुछ वन डायमेंशन में हो तो वहां एक्स वाई शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ ही जिस डायमेंशन में है हमें इक्वेशन भी उसी डायमेंशन में लिखनी है। सो 2mg minus 2t is equal to 2ma. Similarly, what you can write here? 2 cancel, so a is equal to g minus t by m. 2 कैंसिल कर दें एंड पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारा तरीका क्या है, हम इन इक्वेशन से तीनों बॉडी पे अलग अलग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तीनों से जो एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन आएंगे उनको हम कांस्टेंट इक्वेशन रखेंगे, तो कांस्टेंट इक्वेशन सिंगल टी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो टी को वापस यहाँ रख देंगे, सारे एक्सेलरेशन मिल जाएंगे। अदरवाइज इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, हमारे पास ओरिजिनली अननोन कितने थे? 3 एक्सेलरेशन एंड 2 टेंशन, एक स्ट्रिंग की टेंशन और एक स्ट्रिंग की टेंशन। तो अब इसको एक सिंगल वेरिएबल हमने एक टेंशन में कैसे कन्वर्ट कर लिया, यहाँ सीधे 2t अप्लाई कर लिया, तो स्टिल हमारे पास 4 अननोन है, टेंशन t और 3 एक्सेलरेशन एंड 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना एल्जेब्रिकली इतना इजी नहीं होता। इट इज समवट टाइम कंज्यूमिंग, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट टाइम कंज्यूमिंग। तो उसी को हम कैसे शॉर्ट कर रहे हैं, कैसे सिंपल कर रहे हैं इस मैथमेटिकल प्रोसीजर को। लास्ट क्लास में भी हमने इस मेथड को, मैथमेटिकल प्रोसीजर को डेवलप किया था, सीखा था, अब वही यहाँ बार बार यूज कर रहे हैं। क्या जो कांस्टेंट रिलेशन है उसमें एक्सेलरेशंस के एक्सप्रेशन रख दीजिए, तो एक सिंगल टी में इक्वेशन आएगी और टी वहां से मिल जाएगा, और टी को वापस एक्सेलरेशंस के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने से एक्सेलरेशन मिल जाएंगे। नाउ एन एलिमेंट ऑन ब्लॉक बी की बात करें, टी अपवर्ड और इसका मास टाइम्स mg डाउनवर्ड, सो ये टी अपवर्ड एंड मास था 3mg डाउनवर्ड इज इक्वल टू, अब इसका एक्सेलरेशन में हमने डाउनवर्ड एज्यूम किया था, तो 3ma of b, सो व्हाट इक्वेशन वी गेट हियर? 3mg minus t is equal to 3ma of b. We divide the entire equation by 3m. So what you get here? A of b is equal to g minus t by 3m. Equation number 3. Similarly, an element block C. So C का एबिलिटी वही होगा, t upward, इसका मास कितना था? 3 by 2m.
So T upward and 3 by 2m G downward weight is equal to 3m by 2 A of C downward. That is, you can say effective force. Now what equation will be? 3 by 2m G minus T is equal to 3 by 2m A of C. 3 by 2 mg minus T is equal to 3 by 2 m A of C, and divide the entire equation 3 by 2m. We get A of C. So what is A of C? G minus 2T by 3m. Now from equation 2, 3, 4, substitute these expression values in equation number 1. So substituting expressions of accelerations in equation 1, we get T is equal to 4 mg by 3. And the solution I am leaving for you. अब ये t की वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में रख देंगे तो a ऑफ a मिल जाएगा, इक्वेशन 3 में रख देंगे तो a ऑफ b मिल जाएगा, और इक्वेशन 4 में रख देंगे तो a ऑफ c मिल जाएगा. So substituting these, the above result in equation 2, 3 and 4, we get what? A of a is equal to g by 3 upward, a of b is 5g by 9 downward, and a of c is g by 9 downward. It is a of c. It is typing mistake, so please read it a of c. So just see, in this way, just how we have simplified the mathematical procedure too. Because अगर आप strictly चलते according to without एक proper strategy बनाए बिना, तो आपके अननोन होते 3 एक्सेलरेशन, एक टेंशन स्ट्रिंग की और एक टेंशन स्ट्रिंग की 5 अननोन, एंड 5 अननोन 5 साइमल्टेनियस एल्जेब्रिक इक्वेशंस सॉल्व करने में आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता. तो इस टाइप की सिचुएशन में हमने जो मेथड डेवलप किया, पहले कंस्टेंट लिखें, फिर स्ट्रिंग टेंशन का ट्रांसमिशन लें, देन हर बॉडी का एक्सेलरेशन स्ट्रिंग टेंशन की टर्म में लिखें और उसको वापस कांस्टेंट इक्वेशन रख दें तो टी आपको तुरंत मिल जाएगा. फिर इन इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन में टी सब्स्टिट्यूट करते हुए एक्सेलरेशन फाइंड कर लें. Now we come on example 4. What is that? In the given setup, masses of the blocks A and B are m and capital M respectively, and all surfaces in contact are frictionless. Find acceleration of the block B. So this is situation. अब ये ब्लॉक A है एंड ब्लॉक B. अब ये यहाँ स्ट्रिंग वॉल पे किसी नेल वगैरह पे लगी हुई है, यहाँ से आई और इस पुली से पास होती यहाँ आई. ब्लॉक ए का मास कैपिटल एम है, ब्लॉक बी का मास स्मॉल एम है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है. तो जैसे ही सिस्टम को आप रिलीज करेंगे, ग्रेविटी का ये ब्लॉक भी नीचे आएगा, तो अब ये और स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट करेगा और स्ट्रिंग की टेंशन जो टी इधर पुली पर लगेगी, ये ब्लॉक ए को इधर ले जाएगी. तो ब्लॉक ए विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द वॉल, टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड ब्लॉक बी, अगेन यू टू थिंक, एंड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी हैव डील्ड इन कांस्टेंट मोशन. ब्लॉक बी नीचे तो आएगा, लेकिन नीचे आएगा ब्लॉक ए के सारी, ये ब्लॉक ए बस स्लाइड करेगा, लेकिन साथ में ब्लॉक ए भी लेफ्ट में जा रहा है, तो ब्लॉक बी का मोशन ऑलमोस्ट ऐसा इंक्लाइंड होगा, एक नीचे की ओर और साइड में लेफ्ट वार्ड. सो ब्लॉक बी विल मूव समवॉट एट एंगल, एंड लेट अस सी हाउ इट विल मूव. दैट इज कांस्टेंट रिलेशन. सो कांस्टेंट रिलेशन. अब यहां विजुअल इंस्पेक्शन बहुत ईजी है, बिकॉज यू कैन सी, जब हमने कांस्टेंट मोशन लिया था तो इस टाइप की सिचुएशन में रिलेटिव मोशन एंड विजुअल इंस्पेक्शन की बात की थी. तो ये साफ दिख रहा है कि जितना ब्लॉक ए नीचे आएगा उतना ही ब्लॉक बी नीचे आएगा, उतना ही ब्लॉक ए इधर जाएगा. या ये कहें, जितना ब्लॉक ए इधर जाएगा उतना ब्लॉक बी ए के सारे नीचे आएगा और साथ साथ इधर भी जाएगा. सो वी कैन सी द मोशन, यू कैन विजुअलाइज हियर. आपने देखा होगा, एक बार जस्ट अगेन सी हाउ दे आर मूविंग. अब देखिए ब्लॉक ए नीचे आ रहा है और साथ में इधर जा रहा है, ये इस पे स्लिप करता हुआ नीचे आ रहा है. तो ब्लॉक बी की शिफ्टिंग आप देखिए यहाँ इस ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ तक हुई, जैसे बात हुई थी, इट विल शिफ्ट समवॉट इंक्लाइन. सो व्हाट वी कैन टेक हियर, ये जो यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग हुई, ये ब्लॉक ए की शिफ्टिंग थी, तो इतना तो बी जाएगा ही जाएगा. और ये जो रेड वेक्टर शो किया, ये इसके सारे स्लाइड हुआ. स्लाइडिंग मींस रिलेटिव मोशन इन कांटेक्ट. तो ये रिलेटिव मोशन था ए ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ये क्या है, विद, वैसे तो आप बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन ऐड कर दिया, बी का एक्सेलरेशन आ गया, आंसर मिला. बट एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट, ये बी यहाँ, ये जो रेड वेक्टर है, ये बी की ए के साथ स्लाइडिंग के कारण है. और स्लाइडिंग व्हाट इज दैट,
relative motion in contact. That's why we are adding these two. So here that is net acceleration of B with respect to ground. So what we have, A of A is equal to A of A with respect to B is equal to A. ये तो विजुअल इंस्पेक्शन से कांस्टेंट था, मतलब जितना A इधर शिफ्ट होगा उतना ही B इसके सहारे नीचे स्लाइड करेगा। इन दोनों को हम A बोलते हैं। एंड व्हाट इज रिलेटिव मोशन इक्वेशन? दैट इज A of B is equal vector is equal to A of A vector plus A of B with respect to A vector. So this is the equation, and we can substituting this value we can find here. So what is A of B vector is equal to A I cap minus का and minus A j cap. ये इस हिसाब से ये minus I cap में है, ये minus j cap में है, इसका मॉडुलस भी A है, इसका मॉडुलस भी A है, so we can write here minus A I cap plus j cap. And only thing is what we have to find modulus of A. So second step, transmission of string tensions. तो अगर आप स्ट्रिंग टेंशन की बात करेंगे तो ये टेंशन T that way, this tension T this way and this tension T this way, ये इस तरह से टेंशंस एक्ट करेंगे। Now we apply Newton's second law on each body separately. NLM on the block A. तो ब्लॉक ए की बात अब देखिए यहाँ डैश डैश शो कर दिया है, वो इसलिए कि यहाँ पे ब्लॉक बी कांटेक्ट में है तो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स आएगी, वो याद दिलाने के लिए। सो टेंशन T एंड डाउनवर्ड टेंशन T एंड हियर दिस, एंड ये इस ब्लॉक्स, ये बड़ा वाला ब्लॉक ए था, बी को लेफ्ट की ओर पुश कर रहा था, तो ब्लॉक बी ए को राइट वर्ड पुश कर रहा होगा न्यूटन थर्ड लॉ से। नाउ जस्ट सी हियर, दीज आर द फोर्सेस, अगेन नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एन ऑफ जी एंड इट्स वेट कैपिटल एम जी, एंड ये टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सेलेरेट होगा तो इसके किनेटिक डायग्राम में केवल कैपिटल एम ए आएगा क्योंकि दोनों के एक्सेलरेशन का मॉडुलस ए था, वट ए ले लिया। सो अगेन यहाँ पे आप देखिए सारी डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, तो हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लिया, बट हमारे पास इंटरेस्ट किसमें, ए में, सो ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन लिखने से हमारा काम चल जाएगा। सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, व्हाट इज हियर, टी माइनस एन इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। नाउ वी आर अप्लाइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ टू द ब्लॉक बी। इफ यू ड्रॉ द फ्री डायग्राम ब्लॉक बी, सो ये आप देखिए स्ट्रिंग टेंशन जो ट्रांसमिशन की बात की थी वहां से एक टी इस पर अपवर्ड लग रहा होगा और ये नॉर्मल डायरेक्शन जो ये ब्लॉक ये इस पर लग रहा था, तो ये बड़ा वाला ब्लॉक इस पर टुवर्ड्स लेफ्ट अप्लाई करेगा टी और नॉर्मल डायरेक्शन। नाउ वी शो द एम जी, ऑल द फोर्सेस वी हैव शोन इज इक्वल टू, अब इसका एक्सेलरेशन एम ए दिस वे एंड एम ए दिस वे। अब देखिए ये तो इसका रिलेटिव मोशन कारण था, इसके स्लाइडिंग कारण, और ये जो ब्लॉक ए लेफ्ट जा रहा था उसको अपने साथ इतना कैरी कर रहा था। सो हियर वेक्टर्स आर इन ऑल द डायरेक्शंस। सो अगर यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले लें तो सारे वेक्टर्स इन एक्सिस के अलोंग ही आ जाएंगे, तो ये ऑब्वियस चॉइस है। अब देखिए एक्स को हॉरिजॉन्टल एंड वाई को वर्टिकल, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओरिएंटेशन जहां चूज करना होगा यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये इसमें बड़ा ऑब्वियस, सारे वेक्टर ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हैं। So summation fx is equal to mx and is equal to small ma. Equation 4, and in y direction summation fy is equal to may mg minus t is equal to ma. Equation number 5. So what we do from equation 3, 4 and 5 we get, आप यहीं से a find कर सकते हैं because व्हाट कांस्टेंट रिलेशन। अब देखिए आप बोले कांस्टेंट इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, द कांस्टेंट इक्वेशन हम यूज कर चुके हैं यहाँ पर लिखते वक्त। कैसे, ये एक्सेलरेशन जो था रिलेटिव वो भी ए था और ये भी ए था, यही तो कांस्टेंट था। नेक्स्ट जो हमने रिलेटिव मोशन इक्वेशन लिखा है दैट इज नॉट कांस्टेंट। सो यहाँ से अगर इन इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे सिंपली, सो एन से एन कैंसिल और इधर से टी कैंसिल, सो यू गेट हियर ए इज इक्वल टू स्मॉल एम जी अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, सो दैट इज एक्सेलरेशन। Now we can write acceleration vector what is asked. Substituting the above result in equation 2, what we get? हमें ब्लॉक B का एक्सेलरेशन पूछा था, तो A of B was what? Minus A I cap plus J cap. So A of B vector is equal to minus A की जगह ये रख दिया mg upon twice small m plus capital M into I cap plus J cap, and that is required answer. Now what we do? One thing here, alternate method. NLM on the system of both the blocks. अब देखिए अभी तक की प्रॉब्लम है, मैंने आपको रिकमेंड किया कि पूरे सिस्टम पर एक बार सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला आइडिया यूज करके देखें, विल यू गेट एनी सिंप्लिसिटी।
अब उन चीज़ों को जो मैंने आपसे अभी तक अप्लाई करने कहा था, उनको कुछ प्रॉब्लम्स में हम अप्लाई करेंगे। तो अगर पूरे सिस्टम पर एनएल में अप्लाई करते तो क्या होता? अभी कंस्टेंट रिलेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। स्ट्रिंग ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है वो स्टेप आपको करनी ही पड़ेगी, वो 2 स्टेप नहीं कम होगी ना। हमें ये पूरा सिस्टम एक साथ ले लिया, तो अब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस, तो अब ये देखो इनके बीच की जो टेंशन थी वो इंटरनल फोर्स होगी, वो शो करने की जरूरत नहीं, और ये नॉर्मल रिएक्शन थी वो इंटरनल फोर्स शो करने की जरूरत नहीं। यहां से जो टेंशन टी लग रही थी, बेसिकली इट अपीयर्स दैट वॉल वाज पुलिंग दिस पुली, इस पुली को वॉल पुल कर रही थी, एक तो टेंशन टी आएगा। देन ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन एम जी, उसके बाद दोनों के वेट कैपिटल एम जी एंड स्मॉल एम जी, ओनली दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। एंड अब इसमें इफेक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी होंगी? क्या बात थी? सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल द इफेक्टिव फोर्सेस। इफेक्टिव फोर्सेस मींस सारे एम ए का प्रोडक्ट, उसका सम। तो ये स्मॉल एम ए इधर था, कैपिटल एम ए इधर था, तो एक तो ये आएगा स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए में ब्रैकेट में एक कॉमन ले लिया, तो एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, और इसका स्मॉल एम ए डाउनवर्ड दिस वे. Now we can write in x and y equation. So what is summation fx is equal to mx? So in x direction there is only t, so t is equal to this, equation number 3. And what is in y direction? In y direction we can take this force, this plus this minus this equal to this. So capital mg plus small mg minus ng is equal to small m. अब देखिए y डायरेक्शन की इस इक्वेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये नॉर्मल एक्शन फ्रॉम ग्राउंड इज नॉट आस्क्ड, सो हम ऐसी कोई इक्वेशन ना लिखे जिसमें वो आएगा. एनएलएम ऑन द ब्लॉक बी, अब ब्लॉक बी पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था. सो टेंशन टी अपवर्ड, एम जी डाउनवर्ड एंड नॉर्मल डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स लेफ्ट. सो एंड क्या होंगे इफेक्टिव फोर्सेस? एम ए ऑन दैट साइड एंड एम ए डाउनवर्ड दिस. यहां भी आप देखिए सारे फोर्सेस या तो हॉरिजॉन्टल हैं वर्टिकल हैं, सो दैट इज ऑब्वियस चॉइस ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो व्हाट वी गेट, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, एन इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 5. एंड वाई डायरेक्शन में क्या होगा? एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए वाई, दैट इज एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, दिस एम ए, इक्वेशन नंबर 6. तो देखिए हमें केवल ए फाइंड करना है, तो अब देखिए इसमें आप इक्वेशन 4 लिखने की जरूरत नहीं थी, और यहां पर इक्वेशन 5 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जब सिस्टम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो केवल 3 और 6 से काम चल जाता. देखो थोड़े टाइम बाद ये विजन आपके पास आ जाएगा कि आप यहाँ पे केवल 2 इक्वेशन से काम चला सकते थे एज कंपेयर टू 3 इक्वेशंस. तो अगर इन दोनों को देखेंगे तो व्हाट इफ यू एड टी एंड टी वी कैंसिल, यू गेट अगेन एम जी, एल एच एस में क्या बचे? केवल एम जी, और एच एस में 2m प्लस कैपिटल एम इंटू ए. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 वी गेट ए इज इक्वल टू कैप स्मॉल एम जी अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, एंड अगेन इक्वेशन 2 यूज करते ही हम आंसर फाइंड कर लेंगे. नाउ जस्ट सी, अदर देन द कांस्टेंट रिलेशन we have to use only 2 equations from Newton's law instead of 3 equations as in the previous method of considering each body separately. अब देखिए कई बार ये 3 इक्वेशन से 2 इक्वेशन में कन्वर्ट होना एक बहुत बड़ा टाइम सेविंग वाला काम होगा. So now we are coming on the next problem, next example, and what we learn here we'll try to practice it. हमने देखा यहाँ पे कि अलग अलग बॉडीज को अलग अलग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने से हमारी इक्वेशंस ज़्यादा आती हैं, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल अप्रोच लेने से हमारी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाती हैं. तो अगली प्रॉब्लम है कुछ ऐसा ही लें, थोड़ा सा इससे और एडवांस करें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेवल इंक्रीज करें, और उसमें भी दोनों मेथड सॉल्व करेंगे, ईच बॉडी सेपरेट लेते हुए और सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाली अप्रोच यूज करते हुए भी. एग्जाम्पल 5. In the given setup, masses of the blocks A and B are capital M and small m respectively, and all the surfaces in contact are frictionless. Find acceleration of the block B, and situation is somewhat different. See here, a coordinate system is given here. It doesn't mean that you have to choose this coordinate system. Actually, it means you have to write the
आंसर ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई कैप जे कैप इसके अकॉर्डिंग होंगे आंसर के लिए। सॉल्यूशन के लिए आप अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें जो हमें सिंपलिसिटी दे। नाउ अगेन हियर वे टू सी द कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन यहां भी विजुअल इंस्पेक्शन, लेट अस ट्राई व्हाट। अब ये विजुअल इंस्पेक्शन क्या है, जितना ये वेज इधर शिफ्ट करेगा उतना ही बी इस पर इधर नीचे स्लाइड करेगा और साथ में वेज ए के साथ जाएगा। ये वेज ए के साथ साथ में जाएगा, ये फैक्टर अक्सर हम भूल जाते हैं। नाउ लेट अस सी हियर इन द मूविंग सिस्टम। अब देखिए ये इस पर स्लाइड कर रहा है लेकिन साथ में इधर शिफ्ट भी हो रहा है। सो बी हैज शिफ्टेड इन दिस वे, इन दिस वे। अब देखिए ये इस तरह नहीं गया, बी कुछ इधर आए, क्यों कि इसको इधर स्लाइड होना था लेकिन साथ साथ में ये पूरा ब्लॉक ए भी शिफ्ट हो गया तो इधर शिफ्ट हुआ। अगेन लेट अस सी, ये दोबारा एक बार देख लें कैसे हो रहा है। सो ये इसका यहां से यहां आना, ये दैट इज व्हाट, अगर इसी लेवल पे बात करें तो ये यहां से यहां इसका स्लाइडिंग था और ये मोशन था ए का मोशन और ये बी का नेट मोशन। सो व्हाट द कांस्टेंट इज, ये ए ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और देन व्हाट, ये ए ऑफ ए की शिफ्टिंग, और ये क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये कांस्टेंट, ये जो हमें ट्राइंगल बनाया ये कांस्टेंट, ये रिलेटिव मोशन है। कांस्टेंट क्या है, जितना ए शिफ्ट हुआ उतना ही बी इधर स्लाइड हुआ। इट मींस ए ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ए ऑफ ए हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट इज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। सो अब देखिए ये एंगल 60 का, ये एंगल भी 60 का होगा। अब देखिए इसमें कांस्टेंट हम लिखे, कांस्टेंट क्या था, ये एक्सेलरेशन और ये इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। क्यों, जितना वेज इधर शिफ्ट होगा उतनी रस्सियां छोटी होगी, वो इतना ही इसके सहारे स्लाइड किया होगा। सो मॉड्यूलस ऑफ ए एंड मॉड्यूलस ऑफ ए ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोथ आर इक्वल एंड लेट अस से स्मॉल लेटर ए, ये दैट इज कांस्टेंट। एंड अब दूसरा रिलेटिव मोशन इक्वेशन है। सो ए ऑफ बी इज व्हाट, ए ऑफ ए प्लस ए ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर इसमें हम वैल्यूज रखें, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू से, तो ये क्या होगा। अब देखिए यहां से अगर देखें तो ये एंगल 60 है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये पूरा इक्वल ट्राइंगल होगा, तो ए ऑफ बी भी क्या होगा, स्मॉल ए। तो यहां से हम सीधे कह सकते हैं ज्योमेट्रिकली ए ऑफ बी क्या होगा, ये भी ए होगा और यहां से एंगल 60 होगा, या तो ऐसा कह दें, या एक्स वाई दिया तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना होगा, तो ए ऑफ बी के कंपोनेंट कर लें, तो इधर क्या होगा, ए cos 60 माइनस आई कैप, cos 60 इज हाफ, एंड वर्टिकल क्या होगा, दैट इज ये 60 sin 60 √3/2। सो ए आई बाई 2 प्लस जे √3/2 माइनस साइन यहाँ लगा दिया। सो ये वेक्टर फॉर्म में आंसर हुआ। सो ओनली थिंग इज व्हाट, वी टू फाइंड ए। नाउ अब इस प्रॉब्लम में प्रोसीड करने से पहले स्ट्रिंग टेंशन का ट्रांसमिशन कैसे होगा वो एक बार देख लें। ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग टेंशंस, तो ये टेंशन टी यहाँ लगा होगा ऐसी, अच्छा ये पहले यहाँ दिखा दें, ये यहाँ पर, ये इस ब्लॉक को पुल कर रहा होगा एंड टी यहाँ पर और ये टी यहाँ पर। तो अब देखिए इस टेंशन के कारण ये ब्लॉक ए इधर जाएगा और इस टेंशन का ये टेंशन दोनों होगी। ये टेंशन ब्लॉक बी को सीधे नहीं गिरने देगा क्योंकि एम जी का इधर से एम जी कंपोनेंट आएगा और माइनस टी इस बी के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करेंगे। सो हियर ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन एंड दिस टेंशन, क्योंकि अगर ब्लॉक ए को सेपरेटली डील करेंगे तो ब्लॉक ए पर लगने वाली टेंशन एक तो टी ए है और टी ए है, पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल ब्लॉक ये है, और ब्लॉक बी को डील करेंगे तो इसमें टेंशन टी। सो लेट अस अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन बोथ द बॉडी सेपरेटली। पहले ये अप्रोच देख लें, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पूरे सिस्टम पर एक साथ अप्लाई करेंगे, उससे क्या सिंपलिसिटी आएगी वो देखेंगे। सो एनएलएम ऑन द ब्लॉक बी, पहले बी पर बात कर लें तो बी का टेंशन टी और एन एंड एम जी डाउनवर्ड। अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं सिलेक्ट करेंगे, अगेन जस्ट सी हियर। अब बी में एक्सेलरेशन ए इधर था और ए इधर था, सो दैट इज इफेक्टिव फोर्स, एम में इफेक्टिव फोर्स। ये क्यों था, स्लाइडिंग कारण। ये क्यों था, ए के इधर शिफ्ट होने के कारण। अब देखिए यहां होंगे सारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के वेक्टर्स देखें, तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से ओरिएंट करना होगा कि मैक्सिमम वेक्टर एक्सिस के अलोंग फॉल करें। तो पहली चॉइस हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स लेके चलें। तो यहाँ पे आप देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में अगर देखा है केवल दो ही वेक्टर्स हैं, बाकी टी एन और एम ए तीनों को ही आपको रिजल्व करना पड़ेगा।
अब देखिए टी और एम ए मतलब एक ही लाइन में है, तो मतलब ये टी के अपोजिट एम ए होगा और एन इधर। तो अगर हम एक्सिस ऐसा एन और टी के अलॉन्ग ओरिएंट कर दें तो एन टी और इस एम ए को रिजोल्व नहीं करना पड़ेगा, केवल ये दो वेक्टर रिजोल्व करने पड़ेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेते तो आपको तीन वेक्टर रिजोल्व करने पड़ रहे हैं, कौन कौन से, टी एन और ये वाला एम ए। और अगर ये इंक्लाइन ऐसे लेते हैं वाई इस तरह से और एक्स ऐसे, तो केवल दो ही वेक्टर रिजोल्व करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस चॉइस इज दिस वन, जहां पे कम वेक्टर रिजोल्व करने पड़ेंगे। तो आप इस तरह से अगर ले दें तो हमें केवल आपको एम जी इधर रिजोल्व करना पड़ेगा, एम इधर रिजोल्व करना पड़ेगा। कैसे, ये एक्सिस हमने शो कर दिया। अब देखिए ये इन दोनों को रिजोल्व नहीं करना पड़ा, ऐसे ही यहाँ देखिए एम जी को रिजोल्व करना पड़ा। अब ये एंगल 30, सिमिलरली इफ यू कम हियर तो इसके अलावा एक्सिस लिया तो ये एम ए रिजोल्व नहीं करना पड़ा, केवल यही रिजोल्व करना पड़ा। कैसे, ये एंगल 60 होगा एंड दिस इज, ये एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हुआ, या एक कंपोनेंट इधर शो कर देंगे, एक इधर शो कर देंगे। ऐसे एमजी में हम इसका एक कंपोनेंट इधर शो कर सकते हैं, इधर शो कर सकते हैं, या इधर शो कर दें, इधर शो कर दें। सो दिस चॉइस विल बी मोर ऑब्वियस बिकॉज यहाँ पे एन के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा जो कंपोनेंट लिखना चाहेंगे हम। सो लेट अस शो द कंपोनेंट फर्स्ट। दिस कंपोनेंट इज mg sin 30 mg by 2. This component is what? Root 3 mg by 2 because this is mg cos 30. Similarly here, this ma cos 60 is half ma by 2, and here ma sin 60, so root 3 by 2 ma. So all the components we have done. Now we are ready to write equation for x component, y component. So let us write summation fx is equal to max. So x डायरेक्शन में अगर देखें तो this force and this only 3. So half mg minus n is equal to root 3 by 2 ma. So half mg minus n is equal to root 3 by 2 ma, equation number 3. Similarly in y direction, summation fy is equal to may. What this shows? In y direction, this is and this and this. So what we have here, root 3 by 2 mg minus t is equal to ma minus half ma. So root 3 by 2 mg minus t is equal to ma minus half ma, and this will be again remaining half ma. So equation is what? Root 3 by 2 mg minus t is equal to half ma, equation number 4. So these two equations we can write for the applying Newton's law on the block B. Now we apply Newton's law on the block A. So block A, this tension and this tension, this, then normal, ये जो normal था ये block इसको इधर push कर रहा होगा, then its weight and normal action from the ground. Now if you see the effective force, that is this way only. तो यहाँ क्लियर हो गया कि A फाइंड करने के लिए केवल हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करनी है। सो वी अरेंज द कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस वे। इस तरह लिया तो केवल इस T और इस N के कंपोनेंट करने पड़े। लेट अस सी हाउ वी कैन शो द कंपोनेंट, ये इस तरह से और इसका इस तरह से। अब ये एंगल 60 था तो ये एंगल 60 होगा, ये 60 तो ये 60, ये 30 होगा। सो नाउ शो द एंगल 60 एंड दिस कंपोनेंट व्हाट, T cos 60 T by 2. सिमिलरली हियर ये एंगल 30 और इसका N cos 30 रूट 3 by 2. सो अब देखिए यहाँ पे ये कंपोनेंट हमने शो नहीं किया, जरूरत नहीं, क्योंकि वाई डायरेक्शन की इक्वेशन को लिखनी ही नहीं है। सो व्हाट अगेन जस्ट सी, एक्स डायरेक्शन इक्वेशन क्या होगी, T माइनस हाफ टी प्लस रूट 3 by 2n इज इक्वल टू ma. T माइनस हाफ टी प्लस रूट 3 by 2n इज इक्वल टू कैपिटल ma, इक्वेशन नंबर 5. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हाफ टी प्लस रूट 3 by 2n इज इक्वल टू कैपिटल ma. अब देखिए यहाँ पे 3, 4, 5 कांस्टेंट इक्वेशन हम यहाँ यूज कर चुके हैं, तो यहाँ से केवल a फाइंड करना था एंड वी कैन सॉल्व देम, एंड हाउ वी सॉल्व देम आई एम लीविंग फॉर यू. फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 and 5 we get a is equal to root 3 mg by 2 m plus capital M plus small m. एंड इस एक्सप्रेशन को जो हमने इक्वेशन 2 वेक्टर फॉर्म में एक्सलेशन लिखा था ब्लॉक बी का, उसमें रख दें तो एक्सलेशन मिल जाएगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 a b वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड i कैप प्लस j कैप बाई रूट 3 2. ये आंसर हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब देखिए ये हमने न्यूटन सेकेंड लॉ दोनों बॉडीज पे अलग अप्लाई किया एंड वी हैव टू मेक 3 इक्वेशंस. अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे अप्लाई करें
तो एक तो बड़ी ऑब्वियस चॉइस है कि जो इनके बीच का जो नॉर्मलाइजेशन n था वो हमारे इक्वेशन नहीं आएगा, तो एक अननोन कम हो गया, तो एक इक्वेशन कम हो गई. सो लेट अस डू दैट वन. Alternate method, NLM on the system of both the blocks. What we do, ये आप देखिए T. अब ये जो T थे वो इंटरनल फोर्स में नहीं शो करने की जरूरत है, ये नॉर्मल इंटरनल फोर्स से शो करने की जरूरत नहीं. तो एक्शन फोर्स क्या होगा, इसका वेट एंड नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम द ग्राउंड. दिस नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम ग्राउंड, कैपिटल mg एंड स्मॉल mg. एंड व्हाट इज द इफेक्टिव फोर्स? इफेक्टिव फोर्स में ये स्मॉल कैपिटल M है, इसका स्मॉल m है, एंड ये स्मॉल m है, दिस वे. अब देखिए यहां पे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ये वेक्टर है हमारे पास. अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेते हैं तो इसको रिजल्ट करना पड़ेगा, एंड इंक्लाइन लेते हैं तो ज्यादा वेक्टर रिजल्ट करने पड़ेंगे. शॉर्ट व्हाट यू टेक हियर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो केवल इस MA को रिजल्ट करना होगा, दिस वे. अब ये एंगल 60 है तो आप कह सकते हैं ये एंगल 60 होगा. नाउ वी कैन राइट कंपोनेंट्स. व्हाट, ये MA cos 60 हाफ MA और MS sin 60, दिस √3/2 MA. अब ये क्यों नहीं शो किया, कि जरूरत नहीं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने से NG अननोन आ जाएगा, तो केवल हमें जिस कंपोनेंट की जरूरत है हमने वही शो किया. सो व्हाट यू कैन राइट इन एक्स डायरेक्शन T. इधर देखिए एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, व्हाट, T. देयर इज नो अदर फोर्स. सो T इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर. सो T इज इक्वल टू कैपिटल MA प्लस स्मॉल MA माइनस हाफ MA. सो दिस वी कैन सिंप्लीफाई, दैट्स MA/2. So that is what equation T. अब T के लिए हम एक इक्वेशन और बना सकते हैं. अब वो चाहे वो ब्लॉक B कंसिडर कर लें. अब ब्लॉक B में भी हम ऐसी इक्वेशन ट्राई करें जिसमें और कोई अननोन आता ही ना हो. तो ब्लॉक B के अगर इस स्लाइडिंग मोशन की बात करें वाई डायरेक्शन वाले की, तो उसमें n नहीं आएगा, हम केवल वही इक्वेशन लिखेंगे. सो फॉर ब्लॉक B, T n mg, this and this, that is MA and this MA. ओनली वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो n नहीं आएगा, T आएगा, तो उस इक्वेशन से काम चल जाएगा. सो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा हमने पहले लिया था. सो mg कंपोनेंट दिस 30 डिग्री, एंड ऐसे इधर से क्या होगा, ये 60 डिग्री. कैसे 30, कि यू कैन सी हाउ इट विल बी 30. नाउ यहाँ से इंक्लाइन प्लेन को आगे ये यहाँ से अगर इसको एक्शन करते ये 60 होता, ये 60 होता, ये 30, ये 60, फिर अगेन 30, ये 60 ऑब्वियसली होगा करस्पॉन्डिंग एंगल. Now show the component mg/2, that is √3/2 mg and half MA and this. अब इन दोनों कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं थी, इसकी और इसकी, बिकॉज हमको केवल इस डायरेक्शन चाहिए, तो इसको न शो करके टाइम बचा सकते थे. तो हमारे इस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है, एक तो ये फोर्स है और ये फोर्स है, T minus √3/2 mg. सो समेशन Fy इज इक्वल टू MAy √3/2 mg, सॉरी √3/2 mg माइनस T, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में यही एक्सेलरेशन है. √3 mg/2 minus T is equal to MA minus half MA, this half MA. From equation 3 and 4, अब देखिए दो ही इक्वेशन थी, आप ऐड करें सीधे T कैंसिल हो जाएगा. You can find what is A. A is again you will get the same answer, √3 mg/2 m plus m. अब देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की इक्वेशन लिखने से जो इंटरनल फोर्सेस जो अननोन होती थी, जितनी अननोन इंटरनल फोर्सेस होंगी उतनी इक्वेशंस कम हो जाएंगी. तो ये एक बेटर और हेल्दी अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. नाउ अब इक्वेशन 2 में इसको रख के हम आंसर लिख सकते हैं. सो दैट वाज ऑब्वियस, दिस इनटू i कैप प्लस √3j कैप बाय 2. एग्जाम्पल 6, ये कुछ बातें थी. अब हम इंटरकरेंट बॉडीज की कुछ और टाइप की प्रॉब्लम में, अभी देखिए हमने हर प्रॉब्लम में स्ट्रिंग टेंशन की बात की. अब स्ट्रिंग टेंशन नहीं, बॉडीज केवल एक दूसरे से कांटेक्ट के कारण उनका कांस्टेंट रिलेशन डिसाइड हो रहा है और कांटेक्ट पुशिंग कारण वो चल रही है. इन द सेटअप शोन द बार A of mass MA can slide vertically in a fixed guide P, rest on the wedge B of mass small mb. Find acceleration of both the bodies when the system is set free. Assume no friction anywhere. What is that here? Let's again read. In the setup shown, the bar A of mass MA that can slide vertically in a fixed guide P रेस्ट ऑन वेज बी. मतलब ये जो बार ए है किसी फिक्स गाइड पी के अंदर
वर्टिकली स्लाइड कर रही होगी और वेज बी पर रेस्ट कर रही होगी, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम। ये बार है एंड ये जो ग्रे कलर में फिक्स गाइड में फिक्स स्ट्रक्चर है, बीच में होल है, ये बार उसमें से स्लाइड कर सकती है ऊपर नीचे, ये फिक्स कर दिया तो ये बारें वर्टिकली मूव कर सकती है और नीचे ये वेज बी पर टिकी हुई है। फ्रिक्शन कहीं नहीं है, ना तो यहां फ्रिक्शन है, न यहां फ्रिक्शन है, न यहां फ्रिक्शन है। अब इस सिस्टम को रिलीज करेंगे, सेट फ्री, व्हाट विल हैपन, ये बार ए नीचे पुश करेगा, ये बी को इधर धक्का देगा तो बी टुवर्ड्स राइट जाएगा और बार ए नीचे आएगा। सो वी टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दीज बॉडीज, सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज। सो अगेन दोनों के कांस्टेंट पहले डिसाइड करने हैं। अगर आप रिकॉल करें तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन ऑल्सो बी एनालाइज कांस्टेंट वेरी इजिली बाई विजुअल इंस्पेक्शन। So constant relation, visual inspection. How the shape of the wedge and the constant horizontal position of this rod is a constant. एक तो इसकी shape ये angle theta और ये vary नहीं करेगा, यही constant है। How it will vary? Yes, see. Now again realize how the wedge जैसे से wedge इधर जाएगा, नीचे आएगा। अब visual inspection क्या है? ये point पहले यहां था, ये पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हुआ, उतने में इसका कॉर्नर यहां से यहां शिफ्ट हुआ। सी दिस, ये वी कॉल डी एक्स बी, शिफ्ट ऑफ वेज बी, एंड डी एक्स ए। सो डी एक्स ए इज इक्वल टू डी एक्स बी टेन थीटा, बिकॉज ये एंगल थीटा और यही कंस्टेंट है। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द वेज एंड द रॉड, डी एक्स ए इज इक्वल टू डी एक्स बी टेन थीटा। Dividing both the sides by dt, what we get? V of A is equal to V of B tan theta. Velocity relationship, again differentiate. Differentiating both the sides with respect to time, what we get? A of A is equal to A of B tan theta. So that is constant relation. For constant relation, we can use another very simple method. Let us see what is that. ये constant relation alternate method, what is that? Let us see. Components of velocities and accelerations along the normal at the contact point of the both the bodies must be equal. मतलब जो बॉडी कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट पॉइंट पर उनकी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट नॉर्मल के अलाउंग सेम होने चाहिए। क्यों? कांटेक्ट की गैप हमेशा लेंथ जीरो होगी। सो हाउ विल इम्प्लीमेंट इट? अब जैसे ये इधर मैं एक्सेलरेशन शो करूं तो क्या ए ऑफ बी होगा, और ये मैंने ये वाला पॉइंट लिया, कॉर्नर जीरो नहीं यहाँ ले लिया, तो ये एक्सेलरेशन किसका है? बी का, और ये किसका? ए का। ये दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट के एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ नॉर्मल शो करते हैं तो इसके अलावा उनके कंपोनेंट सेम होते हैं। ये नॉर्मल, तो ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा एंड दिस वे। सो इसका ए बी का इसके अलावा कंपोनेंट क्या होगा? ए ऑफ ए कॉस थीटा, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ए ऑफ बी साइन थीटा, ये कंपोनेंट। सो बोथ मस्ट बी इक्वल। सो ए ऑफ ए cos theta is equal to a of b sin theta. Again we get what? A of a is equal to a of b tan theta. So that is another way to write this constant when the bodies are in contact. तो एक बार वापस देख लें। अगर जो बॉडी कांटेक्ट में है तो उनका एक बड़ा सिंपल कांस्टेंट है, वो ये कि कांटेक्ट पॉइंट पर दोनों बॉडीज के वेलोसिटीज के रिलेशन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट इक्वल होंगे। ऐसे कांटेक्ट पॉइंट पर नॉर्मल के अलोंग दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट इक्वल होंगे। नाउ दैट इज अ कांस्टेंट रिलेशन वी हैव ऑब्टेन्ड, दैट इज a of a is equal to a of b tan theta. अब नेक्स्ट स्टेप है, वी हैव टू राइट न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पे स्ट्रिंग्स है नहीं तो स्ट्रिंग ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है। यू मे ट्राई द मेथड ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन ऑल्सो। अब इसमें एक सजेशन भी है कि थर्ड मेथड बचता है कांस्टेंट इक्वेशन को लेकर डिफरेंशिएट करना। एंड इफ यू सी व्हेन वी डील विद कांस्टेंट इक्वेशन, उस मेथड को भी डील किया था। एक बार उसको आज ट्राई कर लें। एनएलएम ऑन द बार, बार पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें। सो दिस इज बार, नॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम द वेज, नॉर्मल डायरेक्शन फ्रॉम द गाइड, वेट एंड इट्स एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, एम ए ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ले लेते हैं तो केवल एक सिंगल फोर्स होगा जिसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, एंड दैट इज द ऑब्वियस चॉइस।
सो एन के कंपोनेंट किए, ये थीटा एंगल, सो दैट इज एन कॉस थीटा, दैट इज एन साइन थीटा. सो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स. अगर एनपी की जरूरत हो तो इस इक्वेशन की जरूरत थी, अदरवाइज इक्वेशन की जरूरत नहीं थी. सो व्हाट वी हैव हियर, एनपी इज इक्वल टू एन साइन थीटा बिकॉज देयर इज नो हियर ऑन दैट साइड. सो reaction from the guide is equal to reaction from the wedge का horizontal component this. Summation Fy is equal to MAY. MAG minus n cos theta is equal to MA of NA of A. MAG minus n cos theta is equal to MA of A. इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए टाइम कैसे सेव कर सकते थे, हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं, इसको ना लिखें. NLM on the wedge. वेज पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए उसका एबीडी ड्रॉ करना होगा. लेट अस सी व्हाट द फोर्सेस विल बी इन एबीडी. उसका एबीडी में एक तो ये नॉर्मल रिएक्शंस का रिवर्स मिसकी इन दैट वे, उस वेज का वेट एंड ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन, केवल ये 3 फोर्सेस होंगी. सो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द बार, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एंड वेट कैप, ये एमबीजी. एंड इसका जो काइनेटिक डायग्राम बनाएंगे आप, तो उसमें दिस वे, ये वे जिस तरफ जाएगा. अगर इस काइनेटिक डायग्राम को देखें तो केवल हमको इस डायरेक्शन के फोर्सेस या इक्वेशंस में इंटरेस्ट है, तो हम केवल इसको एक्स बोल दें, एक्स और वाई. तो एक्स कंपोनेंट की बात करें तो हमको इस वेक्टर को ध्यान देने की जरूरत नहीं, इस वेक्टर को ध्यान देने की जरूरत नहीं, केवल एन का इधर वाला कंपोनेंट. हम जैसे दिस एंगल वाज थीटा, तो यहां से एंगल थीटा होगा, तो एन का कंपोनेंट ये दिस कंपोनेंट, इसकी भी जरूरत नहीं है. सो एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, ओनली एन साइन थीटा वी टू नीड. सो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी ए ऑफ बी. सो दैट इज द इक्वेशन. एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स. सो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी ए ऑफ बी. इक्वेशन नंबर 4. नाउ फ्रॉम दीज इक्वेशंस, विच इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 वी कैन राइट द रिक्वायर्ड आंसर. अब अगर वाई में इक्वेशन लिखते तो क्या आता, this plus this is equal to this, n cos theta plus mbg is equal to ng. अब ये इक्वेशन में इसलिए जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी जब फ्रिक्शन और इंक्लूड होगा. मान लो ग्राउंड फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन इस नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ती, तो वहां इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती. तो ये क्वेश्चन को लिखना सीख रहे हैं अभी हम. नाउ अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 and 4, क्योंकि हमारे पास अननोन कितने थे, ए ऑफ बी एंड नॉर्मल रिएक्शन. जस्ट सी हाउ मेनी अननोन, ए ऑफ बी एंड नॉर्मल रिएक्शन. तो इक्वेशन की जरूरत कितनी पड़ेगी, 1, 3 and 4, 3 अननोन 3 इक्वेशन. तो आप देखिए इसकी जरूरत नहीं, एनपी आ गया इसमें दिस, तो आप ये इक्वेशन और इक्वेशन 1 कांस्टेंट, एंड बाय दीज 3 इक्वेशन वी कैन राइट. अब देखिए क्या होगा, अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये सॉल्यूशन प्लान कर लिया, अननोन कितने हैं, तो पहले तो उन्हीं अननोन से रिलेटेड इक्वेशन लिखे. अगर उनसे काम चल जाए तो एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है. सो वी कुड हैव सेव टाइम फ्रॉम राइटिंग दिस इक्वेशन एंड राइटिंग दिस इक्वेशन. 2 and 5 को लिखने में जो टाइम गया उसको सेव कर सकते थे. सो ए ऑफ ए विल बी इक्वल टू एम ए जी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन एम ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस एम बी. तो ये आप जो रिलेशन आएगा इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं. ए ऑफ बी क्या होगा, ये क्योंकि ए ऑफ ए वाज ए ऑफ बी टेन थीटा, तो यहाँ पे एक टेन स्क्वायर थीटा जाएगा, टेन थीटा आएगा. सो एफ बी इज इक्वल टू एम ए जी टेन थीटा अपॉन एम ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस एम बी. Example 7. A block A of mass m can slide freely on the horizontal top of a wedge B of mass capital M that is placed on a frictionless slope of inclination 30 degree. Initially, the system is held at rest. Find accelerations of both the bodies when the system is released. So this is situation. Block A of mass small m can slide freely on the horizontal top of wedge B. ये wedge B का ये horizontal top हुआ, इस पर ये freely slide कर सकता है, मतलब friction नहीं है यहाँ पर. And that is placed on horizontal frictionless slope. ये frictionless slope of inclination theta, इस पर wedge B रखा हुआ है.
मीन्स कहीं फ्रिक्शन नहीं. नाउ इफ इट इज रिलीज्ड, both will accelerate and we have to find acceleration of both the blocks. So first of all, दोनों के एक्सेलेरेशंस क्या क्या होंगी, वो कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट विजुअल इंस्पेक्शन इज अगेन वेरी सिंपल मेथड. अब देखिए जहां बॉडी कांटेक्ट में होगी वहां हमने एक आज मेथड और देखा. कांटेक्ट पॉइंट पर दोनों के एक्सेलेरेशंस के नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल. उस मेथड को भी देखेंगे और विजुअल इंस्पेक्शन भी देखेंगे. सो पहले हम कांस्टेंट मेशन, जो इनका कांस्टेंट रिलेशनशिप होगा, उसको एनालाइज कर लें. Constant relation, first we take visual inspection. So this, let us see how they will move. Now here, this is very important thing. This block will shift vertically down. Why? Because अब देखिए इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली इधर उधर जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए था, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल और केवल फ्रिक्शन हो सकता है, और वो नहीं है. सो दिस ब्लॉक विल नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली एट ऑल. ये ब्लॉक सीधे वर्टिकली डाउन आएगा. दैट वाज द डिसीजन विच यू हैव टू टेक बाय क्वालिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, कि ब्लॉक ए पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो ब्लॉक ए का कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ब्लॉक ए सीधे नीचे आएगा. ये विजुअल इंस्पेक्शन अप्लाई करने से पहले सोचना होगा. नाउ अब अगर हम ये देखें तो ये कॉर्नर यहाँ से आया तो ये ए ऑफ बी बोल सकते हैं, और ये कॉर्नर यहाँ से आया, ये ब्लॉक बी का शिफ्टिंग, दिस ए ऑफ ए. सो व्हाट यू कैन राइट हियर, ए ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए ऑफ ए. ए ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ बी साइन थीटा. थीटा इज 30 डिग्री, सो साइन 30 इज हाफ, सो ए ऑफ ए इज हाफ ए ऑफ बी. दैट इज रिक्वायर्ड कांस्टेंट. अब अगर नॉर्मल कंपोनेंट की इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट, भी अगेन वैसे इसी डायग्राम से काम चल जाएगा, बट यहीं हम डायग्राम बना दें. इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और इसका एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल तो ए ऑफ ए के अलोंग होगा, तो ए ऑफ बी का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट और ए ऑफ ए का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट जो ए ऑफ ए खुद ही है, दोनों इक्वल होंगे. यहाँ से सीधी इक्वेशन आई, व्हाट, ए ऑफ बी साइन 30 इज इक्वल टू ए ऑफ ए. सो ए ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ बी साइन 30, सो ए ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ए ऑफ बी. Now you can see here both the methods are almost equivalent, but I personally recommend to use visual inspection. Why? Because visual inspection will strengthen your imagination of motion. इस सिस्टम में प्रोसेस क्या रहा उसकी इमेजिनेशन स्ट्रेंथन करेगा, और ये स्ट्रेंथनिंग जो इमेजिनेशन की है आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आगे चल के एडवांस प्रॉब्लम में आप उतना कंफर्टेबली काम कर पाएंगे. सो जस्ट व्हाट आई रिकमेंड यू, we learn all the methods at the same time. The methods which are more fundamental और जिनमें ज़्यादा इमेजिन करना हो, उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें, बिकॉज लेटर वही मेथड आपको ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इस सब्जेक्ट को समझने के लिए. अब हमें वन बाय वन करके दोनों पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें. एनएलएम ऑन द ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए पर एनएलएम की बात करें तो नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ वेज बी and its weight, there is no other force. So अब यहाँ से भी क्लियर है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वर्टिकली होगा. सो दैट इज एम ए ऑफ ए. सो इक्वेशन व्हाट यू कैन राइट हियर, अब यहाँ एक्स वाई शो कर दिया, बट जरूरत नहीं, जहाँ पे सारे के सारे LHS और RHS के सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो, तो वहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने की जरूरत नहीं, उसी डायरेक्शन के अलाउंग इक्वेशन लिख लें. सो व्हाट वी एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए ऑफ ए. So what we have here, mg minus n is equal to m a of a. That is, its mass is small m. Now NLM on the wedge b. wedge b की बात करेंगे. So wedge b ऐसे रखा था, यहाँ से inclined plane से normal action n from the inclined plane, और इसका वेट n इसकी normal action रिवर्स होकर नीचे लगी, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, इसलिए कंबाइन करके लिख दिया mg plus n. Now there is no other force. अब इसका एक्सेलरेशन देखें तो ये इस तरफ होगा, तो अब देखिए इस एक्सेलरेशन में ये वेक्टर ये फोर्स कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, केवल ये, तो केवल इधर हम ऐसा इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन एंड नॉर्मल एक्स वाई चूज कर लें, तो हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन से काम चल जाएगा, वो भी mg प्लस n का इधर वाला कंपोनेंट. तो इसके कंपोनेंट नहीं करने, इसके कंपोनेंट नहीं करने, केवल इसके कंपोनेंट करने हैं. So this 30 degree, that is this component.
So what will be mg plus n sin 30 means half of this. और इस कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट. सो वी राइट रिकॉर्ड इक्वेशन summation fx is equal to mx. So what? Half of capital mg plus n is equal to ma of a. So this. So ma of b, it should be a of b. It is a typing error, so please correct it. ma of b यहाँ correct कर दिया. Now equation 2 and 3 and equation 1. If you solve simultaneously, you'll get the answer. From equation 1, 2 and 3, what we get? A of A is equal to m plus capital M upon m plus 4mg, and A of B is equal to twice of this upon this into g. So we have got all the answers. Now we come on the home assignment. आज आप इतनी प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करें, इनमें जो आइडियाज देखें उनको सीखें, उनको कंसंट्रेट करें, और जो आपको प्रीवियस असाइनमेंट था एससीबी का उसमें कहीं कोई डाउट आ रहे हैं तो अब उनको सॉल्व करें, शायद आप कई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. नाउ व्हाट इज असाइनमेंट? एज यूजुअल, रिवाइज ऑल द आइडियाज कवर्ड टुडे इन दिस लेक्चर एंड प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स. एससीबी चैप्टर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 34 to 39, ये एडिशनल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 32 तक, जो 32 तक शायद हमने पहले दिया था, वहां तक जो भी आपके डाउट बचे हों उनको एक बार और अटेम्प्ट करें. लेटर ऑन वी डिस्कस ऑल द डाउट्स ऑल्सो. रिवाइज एग्जाम्पल 8 of L21, simple Atwood machine in the accelerated lift. In the next lecture, we will use the idea discussed in this example to develop strategies to apply Newton's laws of motion in non-inertial frames. लेक्चर 21 में जो सिंपल एटवुड मशीन का एग्जाम्पल था एक्सेलेरेटेड लिफ्ट में, उसको एक बार रिवाइज कर लें. उसमें जो हमने सीखा था उस आइडिया को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, वो आइडिया नेक्स्ट लेक्चर में डेवलप करने के लिए यूज करेंगे. आज की बात यही खत्म करते हैं. थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. आई एम नेवर कंटेंट until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand, otherwise I do not. Sir Lord Kelvin.